नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम बात करेंगे आपके इतिहास के पहले बुक के पहले लेसन के बारे में। इस लेसन का नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होता है ईंटें, इसके बारे में आपको दिखेगा आपके स्क्रीन के अंदर। मनके के बारे में आपको स्क्रीन के बारे में पता दिख रहा होगा और अस्थियां कैसे थी उसके बारे में भी आपकी स्क्रीन के सामने इस समय दर्शा रहा होगा। परंतु हमें इस लेसन को समझने से पहले हमें ये समझना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता शब्द के बारे में, ये हड़प्पा शब्द क्यों आया है, ये कहाँ से लिया गया है और यहाँ पे हड़प्पा के साथ ये सभ्यता शब्द क्यों जोड़ा गया है, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे कि हमें ये पता करना है कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड कब से कब तक था। जैसे 3200 से 2600, 2600 से 1900 और 1900 से 1300। अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, जो आपके एग्ज़ाम में या आपके जो लेसन बनाया गया है, आपके लेसन में इस कालखंड के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है 2600 से 1900। इसी कालखंड के अंदर आपको पूरे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी आपके इस पूरे बुक के अंदर बताया गया है। परंतु हड़प्पा सभ्यता, इससे पहले भी एक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 3200 से मानी जाती है। 3200 से 2600 ये इसका पहला फेज़ है, ठीक है बच्चे। दूसरा फेज़ है ये 2600 से 1900 और तीसरा फेज़ है इसका 1900 से 1300। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। इसके कालखंड, 3 कालखंडों में इसको बांटोगे हड़प्पा सभ्यता को। कौन सा है बच्चे? एक तो है 3200 से 2600, 2600 से 1900 और 1900 से 1300। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर, अच्छा मैं ये क्यों डेट बता रहा हूँ, इसके पीछे का एक लॉजिक है, समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। अभी आप दर्शक हो, सुन रहे हो मेरी बातों को, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आप छोटे थे तो आपकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, है ना। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की भी शुरुआत हुई थी। यानी इसका शुरुआत इस तरह है। आज आप समझदार हो गए हो, कॉलेज में आप जाने वाले हो, एक समझदार स्टूडेंट हो गए, यानी आपके अंदर समझदारी आ गई है। तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर आकर भी समझदार हो जाती है, यानी परिपक्व हो जाती है। यानी एक ऐसी हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर शहर बनाए जाते हैं, अच्छी नाली व्यवस्था बनाई जाती है और भी बहुत कुछ आपको इस लेसन के माध्यम से, इस कालखंड के अंदर जो 2600 से 1900 के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है, उसमें आपको पढ़ने का और मौका मिलेगा। और 1900 से 1300 जैसे एक समय आएगा कि सभी इंसान को ख़त्म होना होता है, सभी को इस दुनिया को छोड़ के जाना होता है, तो ये ही यहाँ पे कालखंड बताया गया 1900 से 1300। इन 3 फेज में आप इसे ऐसे जोड़कर देखो जैसे एक मनुष्य का जीवन है। शुरुआत होती है, यानी 3200 से 2600 हड़प्पा की भी शुरुआत हुई, हम सबकी शुरुआत होती है। हम एक पीक लेवल पे होते हैं कि हम जब समझदार हो जाते हैं, हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है पहले की तुलना में, और हमें सब चीज़ समझ में आने लगती है। तो ये उसका सेकंड फेज़ है जहाँ पे हम समझदार हो जाते हैं। एक थर्ड फेज़ है जहाँ पे हमारी उम्र बीत जाती है और हम समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये हमसे ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उसी प्रकार ये कालखंड भी है, किससे संबंधित? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ये आपको ध्यान रखना है और आपके लेसन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस कालखंड के बारे में बताने की कोशिश की गई है। बाकी थोड़ी थोड़ी झलकें इस 3200 से 2600 और 1900 से 1300 के बारे में भी दी गई है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी गई है और आप जो ये लेसन पढ़ रहे हो वो किस कालखंड में बताया गया है। तो 2600 से 1900 जो है इस कालखंड के अंदर बताया गया है। और इस लेसन को और अच्छे से समझने से पहले आपको ये देख लेना ज़रूरी है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जम्मू एंड कश्मीर के मांडा में, मांडा के अंदर, मांडा जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जो किसके? हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा पे उपस्थित थी। यानी ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। मांडा के अंदर, मांडा यानी जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा है। यहाँ पर आप कह सकते हो नॉर्थ के, उत्तरी भारत के अंदर मांडा तक फैली हुई थी। दक्षिणी भारत में दमताबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और पश्चिमी भाग के अंदर आप देखोगे सुतवा गैंडोर, यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं थी। और अगर पूरब में चले जाओ यूपी यानी मेरठ, इसमें जगह कौन सी थी? आलमगीरपुर। यहाँ तक आप देखोगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी सीमाएं आप यहाँ तक आप देखोगे। बच्चे समझ में आ रहा होगा, जैसे हर घर की एक सीमाएं होती हैं, हर चीज़ की सीमा होती है, तो हड़प्पा सभ्यता की भी अपनी सीमाएं थी, उसका एक क्षेत्रफल था और इतने क्षेत्र तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। आपको दिख रहा होगा मैप, ये जो आपको दिख रही है सिंधु नदी, ठीक है बच्चे, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो सिंध नदी है ना, इसी सिंध नदी के पास एक सभ्यता
सभ्यता उत्पन्न हुई, सभ्यता पैदा होती है, जिसे आज के समय में आप सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हो इस लेसन को, हड़प्पा सभ्यता को भी के नाम से भी जानते हो। हड़प्पा एक जगह का नाम है बच्चे, ये देखो ये दिख रहा है आपको हड़प्पा, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक हड़प्पा जगह है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हड़प्पा जगह थी और इसी हड़प्पा के नाम से हड़प्पा सभ्यता और सिंधु नदी की वजह से सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जगह और सिंधु नदी के नाम से सभ्यता का नामकरण हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा और बाकी आप देख ही रहे होंगे कि कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का, अगर हम उत्तर और पश्चिम की दिशा की तरफ चले जाएं, उत्तर और पश्चिम की तरफ यहाँ चले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान में एक स्टॉप था, किसका, इसका हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ पर एक जगह थी, इसे बोला जाता था शोरतघई। क्या बच्चे, शोरतघई जगह थी। आपको हड़प्पा सभ्यता की एक लास्ट स्टॉप दिखेगा जिसका नाम क्या था, शोरतघई, जो कि अफ़गानिस्तान में है। आप इसे नोटिस कर लेना बेटा। ये जो नदी है बच्चे, अच्छा आपने एक ये कहावत तो सुनी होगी ना बच्चे, ये लाइन आपने हर जगह देखी होगी, जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है। तो इस जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड्स बताए गए हैं, जल ही जीवन है, ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें समेटे हुए हैं। समझना क्या है बच्चों, क्या समझना है इसमें कि जहाँ जल होगा ना वहाँ पे जीवन होगा। कहने का मतलब, आप दुनिया के अंदर जितनी भी सभ्यताओं देखोगे ना, वो नदी किनारे ही पनपी हैं। ऐसी जगह जहाँ पे जल है और जल के पास में सिंचाई व्यवस्था अच्छी से होती है, जल के पास में क्या कहते हैं पैदावार अच्छी होती है, जल के पास में कृषि उत्पादन व्यवस्था अच्छी होती है, जल नदी के पास में आप व्यापार कर सकते हो, नदी के पास में आप दूसरे शहर या दूसरे देशों से कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसी प्रकार जल से जीवन होता है और इस जीवन से लोग सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए सभ्यता शब्द यहाँ पे जोड़ा गया है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसे लेसन को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चे, दयाराम साहनी के द्वारा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकास हुआ। मैंने अभी आपको बताया ना, फिर से दिखा देता हूँ। सिंधु नदी कहाँ पर है, ये देखिए बच्चे, सिंधु नदी आपको ये देखो, ये दिख रही है ना आपको लाइन, ये नदी है सिंधु नदी, ठीक है। इसके आसपास ही किसके विकास हुआ है, इस हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। आपको समझ में आ रहा है ना बेटा। देखो जो उसके अंदर बताने की कोशिश कर रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के आसपास विकास हुआ है। अगर हम एक और पॉइंट समझें तो प्रथम नगरीय क्रांति, यानी भारत के अंदर अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे ना, ये बताइए कि भारत के अंदर, भारत के इतिहास में पहले शहर कब उत्पन्न हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा बच्चे हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता अपने आप में पहली शहरी क्रांति थी। नगर को बोला जाता है शहर, नगर को क्या बोला जाता है, नगरीय या नगर, इनको शहर बोला जाता है। और नगरीय क्रांति मानी जाती है किसको, हड़प्पा सभ्यता को। और आपको ये भी समझ में आएगा बच्चे कि ये कांस्य युगीन यानी कांसे का पहला प्रयोग आपको इस सभ्यता में होते हुए दिखेगा। कांसे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए दिखेगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस लेसन को अब शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 3200 से 2600 इस लेसन के बारे में बताया गया है, ठीक है। 3200 से 2600 इसके कालखंड 3 भागों में बांटे गए हैं, 3200 से 2600, 2600 से 1900 और 1900 से 1300। तो आपको 2600 से 1900 के आसपास पढ़ना है, 2600 से 1900 के आसपास इस लेसन के माध्यम से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बच्चे इस लेसन को। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी घाटी के में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया बेटा सिंधु घाटी कहाँ है, मैं फिर से बता देता हूँ। सिंधु नदी कहाँ पर है, देखो ये रही सिंधु नदी, ये रही जहाँ पे आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ठीक है। ये ब्लू लाइन है, इसके आसपास जो भी सभ्यता पनपी है इसी को सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उस पॉइंट को थोड़ा, अब मैं बार बार ऊपर नहीं करूँगा, आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप जुड़ रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी घाटी के फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। पुरातत्वविद यानी पुराने वस्तुओं के जो जानकार हैं, जो संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, मान के चलो अगर हम बात करते हैं, ये लेसन जो है आपका 2600 से 1900 के बीच की बात करता है, ठीक है, 1900 के बीच की बात करता है। तो हड़प्पा सभ्यता के मैंने बताया ना, उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दैप्ताबाद, सुतवागेंडोर, पश्चिम से लेके पूर्व में कौन सा है, आलमगीर। यहाँ पर एक ही प्रकार की वस्तुएं पाई जा रही हैं, वो भी एक ही कालखंड के अंदर, है ना। इन सभी जगहों पे एक जैसी वस्तुएं पाई जा रही हैं, एक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी एक विशेष एक तरह की एक ही खास स्टाइल के तौर पे। तो आप कह सकते हैं संस्कृति है, ठीक है बच्चे। तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा, पुरातत्वविद का मतलब होता है जो पुरानी वस्तु के जानकार होते हैं। तो ये पुरानी वस्तु के जानकार जो होते हैं ना, ये इतिहासकारक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, ये हमें जानकारी बताते हैं कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है या नहीं है, ठीक है। तो पुरातत्वविद जो हैं संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं। विशेष शैली समझ में आता है, एक खास स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, यानी उनका एक स्टाइल होता है, खास स्टाइल होता है। और ये ऐसे वस्तु जो होते हैं वो सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक तथा एक कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। अब मैं फिर से आपको पीछे ले जाता हूँ, देखो कहने की कोशिश क्या हो रही है। ये मैंने क्या बताया था अभी आपको, ये मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई है। अब मैं इसे बताता हूँ कि ये संस्कृति किस प्रकार से है। मांडा तक, आलमगीरपुर, दैप्ताबाद और सुतवागेंडोर। अब ये देख लीजिए, मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ यानी यूपी के अंदर। दैप्ताबाद कहाँ है, महाराष्ट्र है। और सुतवागेंडोर कहाँ है, गुजरात। यानी एक जैसी वस्तुएं और एक ही कालखंड के अंदर मिलना, उसे संस्कृति कहा जाता है। समझ में आया आपको, एक कालखंड के अंदर विशेष वस्तु प्राप्त होती है जो कि क्या कहते हैं, एक क्षेत्र भूमि से मिलती है, मतलब एक सभ्यता से मिलती है, उसे संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, मैंने आपको बताया था हड़प्पा स्थान कौन सी है, ठीक है, आप फिर से चेक कर लेना, पीछे करके देख सकते हो आप। तो हड़प्पा नामक स्थान, आप हड़प्पा जो जगह है ना, उसके नाम पे ही ये सभ्यता का नाम रखा गया है। तो हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर यह संस्कृति पनपी है, पहली बार खोजी गई थी और इसी के नाम पर यह नामकरण रखा गया है। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, यानी हड़प्पा से ही चीज़ें को पहली बार खोजा गया है, और जहाँ से चीज़ें पहली बार खोजी जा रही है ना, उसी खोजी हुई जगह से ही इसका नाम पड़ गया है हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र थे, एक था हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। में से मैप में फिर से ले जाता हूँ ताकि आप मैप से अच्छे समझ सको, ठीक है बच्चे। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको ये जगह दिख रही होगी, सिंध जगह। इस सिंधु नदी से ही इस सिंधु सभ्यता कहा जाता है, और हड़प्पा जगह के नाम से ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि पहली बार हड़प्पा से ही खोज की गई थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार हड़प्पा सभ्यता से खोज शुरू हुई थी, इसलिए इस खोज की जगह के नाम से ही हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो यहाँ पे बोल रहा है चौथा पॉइंट, हड़प्पा संस्कृति दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मानी जाती है। ये मैंने आपको दिखा दिया था। मोहनजोदड़ो कहाँ है, हाँ ये रहा मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो सिंध के पास में है। हड़प्पा यहाँ पर है और सिंधु नदी ये ऊपर से नीचे जा रही है, आपको दिख रहा है बच्चे। पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 और 22 में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। अभी इसका मतलब क्या हुआ, जॉन मार्शल जो है ना, इनका कैप्टन था, किनका, दयाराम साहनी का और रखालदास बनर्जी का। इनके ऊपर एक लीडर था जिनका नाम है जॉन मार्शल।
इन जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही आप देखोगे दयाराम साहनी ने और रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से और 22 में करी थी। ये समझ में आ गया आपको। हड़प्पा सभ्यता का काल, विकसित सभ्यता, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का काल जो कि विकसित है, मैंने बताया था कि इस लेसन में आपको 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पहले समझा चुका हूँ मैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं खुदाई में मिली इमारतें, यानी जाहिर सी बात है वो सभ्यता ज़मीन के नीचे थी। ठीक, कैसे समझाऊँ, देखो मान के चलिए जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, ये नीचे सतह है, ठीक है, जितना आप खोदोगे तो नीचे जो जो सामान मिलता जा रहा है, यहाँ से बर्तन मिल रहे हैं, यहाँ से घर मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, तो उसकी जो पुरानापन है उसकी स्तर से पता चलेगा कि पहले स्तर पे, दूसरे स्तर पे, तीसरे स्तर पे। तीसरे स्तर पे यानी कि वो नीचे है तो सबसे पुरानी यहाँ से मिली है चीज़ें, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर की। कहने का मतलब जो भी खुदाई की जा रही है ना, इस खुदाई में मिली इमारतें, मृदभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मुहरे इत्यादि, ये सारी जानकारी खुदाई से ही मिली है। ज़मीन को खोदा गया है और फिर खोदने के बाद चीज़ें जो निकली हैं इनसे पता चलता है कि नीचे एक सभ्यता, एक शहर दफन था। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत थे खुदाई में मिली इमारतें, मृदभांड, औजार, आभूषण और मूर्तियाँ इत्यादि। ठीक है, 7वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, बलूचिस्तान है, जम्मू है, बलूचिस्तान है जो कि पाकिस्तान में आज के समय में, गुजरात है, राजस्थान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, अधिकतर जो ज़मीन है वो आज के समय में पाकिस्तान के हिस्से में चली गई है और जो उस सभ्यता के जो अवशेष हैं, जो हिस्सा है, वो भी पाकिस्तान के हिस्से में चले गई है। इसलिए पाकिस्तान में जो जगह चले गई है वो पाकिस्तानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से आज के समय में जानी जाती है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा इसके प्रमुख स्थल थे नागेश्वर, बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट जो है बच्चे आपको मैप में दिख रहा होगा। नागेश्वर और बालाकोट आपके सामने मैप में ये दिख रहा है कि ये समुद्र के पास में शहर थे। चंदहुदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि, ये सब आपको आपके मैप के अंदर दिख रहा होगा इस समय। ठीक है बच्चे, आगे पढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आगे कौन सा 9वां पॉइंट ये रहा। यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब होता है बच्चे शहरी सभ्यता। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसके नगर निर्माण की योजना है। किस प्रकार से शहर को बनाया गया है, देखो बच्चे, यानी आज से हजारों साल पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 2-3 हजार साल पहले की बात चल रही है और तब इस प्रकार से शहर बनाए गए थे कि मान के चलो जैसे किसी ने पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करा है। और ब्लूप्रिंट जो तैयार करता है ना भाई, जाहिर सी बात है वो एक खास पढ़ाई करता है। उस खास पढ़ाई करने के बाद ही इसका एक क्या कहते हैं प्लानिंग अच्छे से निकल कर आती है। परंतु यही बात आज के समय में चौंकाने वाली है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या ऐसी कोई पढ़ाई होती थी जो शहर के निर्माण से संबंधित, कैसे शहर को बनाया जाना चाहिए उससे संबंधित कोई पढ़ाई होती थी? कोई इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग का कोई कोर्स था? आज के समय में जितने भी इतिहासकार हैं सब हैरत में हैं, क्योंकि इतने अच्छे से जो मकान बनाए गए हैं ना, वो आज के समय के जो क्या कहते हैं सिविल सर्विस से हैं जो, उनको भी एक तरह से टक्कर देता है। इतनी बेहतर योजना जिस प्रकार से उस समय के लोगों के द्वारा नगर को बनाने में लगाई गई थी, वो शायद ही दुनिया के किसी भी सभ्यता में दिखती हो। परंतु हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे शहर बहुत ही अच्छे से प्लान करके बनाए गए थे। आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, 10वां पॉइंट पढ़ते हैं बच्चे। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। एक था दुर्ग तथा निचला शहर, दूसरा था निचला शहर। देखो, दुर्ग और निचला शहर क्या है? दुर्ग जो है ऊंचाई पे बना गया है और शहर जो है, जो निचला शहर जो है वो नीचाई पे बना गया है। यहाँ पे दुर्ग है,
ठीक है बेटा, यहाँ पे दुर्ग है और यहाँ पे निचला शहर है। दुर्ग जो माना ऐसा जाता है कि दुर्ग पे हो सकता है, अनुमान पे चल रहा है ये लेसन पूरा का पूरा, हो सकता है यहाँ पे पुरोहित राजा हो, कोई पुरोहित हो, कोई राजा हो, यहाँ पे उसका कोई घर हो। क्योंकि आज भी समझ में आज भी समझ में यही आता है, जितने भी वीआईपी लोग होते हैं ना, उनका भी यही मकसद होता है कि उनका घर ऊंचाई पे रहे। वो औरों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए वो हाइट पे रहना चाहना पसंद करते हैं। जैसे कि आज भी आप देखोगे, वहाँ चले जाइए राजस्थान में, तो आपको ऐसे ऐसे किले देखेंगे जो टीले पे बनाए गए हैं, जो पहाड़ों पे बनाए गए हैं। तो हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो इससे यही पता चलता है कि हो सकता है कि जो टीले पे बनाए गए जो घर हैं, जो महल हैं, हो सकता है कि कोई राजा रहता हो सकता है यहाँ पे कोई पक्का नहीं है, हो सकता है कोई धार्मिक गुरु हो, इसमें कोई पक्की बातें नहीं बताई जा रही हैं। और उसी प्रकार जो निचला शहर है, ठीक है, जो ऊंचाई पे रहते हैं उसे दुर्ग कहा जाता है, जो कि पश्चिमी दिशा में है। कौन सी दिशा में बच्चे? पश्चिमी दिशा, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी नहीं जा रहा, पश्चिमी दिशा। और जो निचला शहर है वो पूर्वी दिशा में है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट ये है कि निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर जो मैंने बताया था बच्चे, जो निचला शहर है वो जहाँ पे आम जनता लोग रहते हैं। जैसे ये दुर्ग है, ठीक, ये दुर्ग है और ये नीचे शहर है। आम जनता नीचे रहती है और जो वीआईपी लोग हैं वो ऊपर रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है कि आम लोग यहाँ पे रहते थे, तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। तो ये भी माना जा रहा है कि कुछ आम जो सार्वजनिक प्रयोजन समझ में आता है। जैसे आप मान के चलो कि यमुना घाट हो गया, यमुना घाट किसी एक का नहीं है, वो सब पब्लिक है, ठीक है, वहाँ पे लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने जाते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ ऐसा जो दुर्ग जो ऊंचाई पे बनाया गया है, हो सकता है कि आम जनता के लिए खुला होता हो, वहाँ पे वो अपनी आस्था या कुछ भी काम करते हो, उससे जुड़ा होगा वो जगह। तो ये मानने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे बहुत सारे अनुमान हैं बच्चे, आप एक अनुमान पे नहीं टिक सकते, बहुत सारे अनुमान लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कुछ खास व्यक्ति लोग रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, हो सकता है यहाँ पे जो आम जनता है सार्वजनिक कार्य करने के लिए ऊपर क्या कहते हैं यहाँ पे दुर्ग पे जाती हो का अपने जो भी सार्वजनिक कार्य करने होते हैं। तो हो सकता है पे पूरा लेसन बना हुआ है, आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। ये बाकी आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है आपकी सोच के ऊपर कि आप कितना सोच सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वां पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया जाता है। ये बहुत आसान, ग्रिड पद्धति बहुत ही आसान है चीज़ों को समझना। अच्छा, आप जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हो, जहाँ आप रहते हो ना, जिस गली में रहते हो, मान के चलो ये गली है, ठीक है, और गली जो है, गली को काटने के लिए आप देखोगे आपके एक सामने रोड भी मिलेगा, गली को एक रोड काटते हुए देखेगा। समझ में आ रहा है आपको? जहाँ गली कट रही है, सामने रोड जहाँ काट रहा है एक गली को, वहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनते हुए दिखेगा आपको। ये जो 90 डिग्री का कोण है ना, इसे ही ग्रिड पद्धति कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है बेटा? ग्रिड पद्धति। यानी जो सड़कें बनाई जा रही हैं और जो मान के चलो यहाँ पे नाली है, ठीक है, ये नाली है सड़क के किनारे, और ये नाली बाहर नाले पे मिल जाती है और नाला इस तरफ जा रहा है, ठीक है, जो आपस में समकोण तौर पे काट रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है बच्चे, जो समकोण काटती हुई गलियां हैं, जो नालियां हैं ना, समकोण काटती हुई नालियां जो हैं वो क्या है बच्चे? एक तरह से ग्रिड पद्धति है, ग्रिड पद्धति है। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण काटती थी। समझ में आ ही गया होगा। जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी, यानी इतना आश्चर्य कर देती है कि आज भी हम कुछ खास नहीं कर पाए हैं। यानी उस समय के लोगों ने इतनी ज़बरदस्त तकनीक का इस्तेमाल करा कि घर के गंदे पानी को बाहर नाली में कैसे निकाला जाए। तो उस समय के अंदर ये सोच अपने आप में बहुत ज़्यादा आगे करती है उस समय के सभ्यता को। तो जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी, घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। अब आप सोचिए, आप जिस घर में रह रहे हो, क्या उस घर की नाली, उस घर जो घर है वो क्या आपकी नालियों से जुड़ा नहीं हुआ है? और आपके घर का गंदा पानी क्या नालियों में नहीं जाता है? उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ इसी प्रकार से नालियों का जो गंदा पानी होता है घर का, वो नालियों तक पहुंचाने में काम करता था। समझ में आ रहा होगा। 14वां पॉइंट पढ़ते हैं बच्चे। हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना
तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थ इस्तेमाल का अनुमान है। यानी एक अनुमान लगाया जा रहा है बच्चे, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हो सकता है गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान है। और हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान है। अस्तित्व मतलब कि मौजूद हो सकते हैं उस समय, कि भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों को वो पालते हों, या हो सकता है वो अपने मांस के लिए इस्तेमाल करते हों, या फिर ये मांस जो है उस समय आखेटक यानी जो शिकारी होते हैं उनसे लेते हों। ये 15वां। और 16 पॉइंट ये है कि हड़प्पा में पाए जाने वाली लिपि को आज तक विद्वान नहीं पढ़ पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखा जाए ना, पूरे लेसन को समझा जाए कि ये सारी चीज़ें अनुमान पर ही क्यों चल रही हैं। अनुमान पर इसलिए चल रही है दोस्तों क्योंकि आज तक हम इसकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा, लिपि क्या होता है? जैसे आपके सामने दिख रहा है ना, हड़प्पा में पाई जाने वाली ये सब लिपि है। जो फॉन्ट आपको दिख रहा है, ये जो फॉन्ट है ना, इसे लिपि कहा जाता है। और जैसे क्योंकि ये लिपि पढ़ी जा सकती है तो हमें इसके बारे में जानकारी, हम कह सकते हैं किसी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। परंतु हड़प्पा सभ्यता की ऐसी लिपि है जो समझ ही नहीं आ पा रही है। उस शब्द को पढ़ नहीं पा रहे तो वो भाषा समझ में नहीं आ पाई है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम उस सभ्यता के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो 17वां पॉइंट ये है कि हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? दाईं से शुरू होती है और बाईं ओर ख़त्म होती है। दाईं से बाईं ओर, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है। यानी जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे ही ये भाषा यानी ये लिपि लिखी जाती थी। कौन सी लिपि है ये उस समय की हड़प्पा सभ्यता की लिपि हुआ करती थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चे और समझने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, समझ में आ ही गया होगा, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। अच्छा, एक बार बताइए, हम ABCD में भी 26 शब्दों को देखते हैं, उसी प्रकार हिंदी जो देवनागरी लिपि है, जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसमें भी आपको ज़्यादा लिपि नहीं दिखेंगे, ज़्यादा फॉन्ट नहीं दिखेंगे। परंतु हड़प्पा सभ्यता में 375 से 400 के बीच में आपको वर्ड्स दिखेंगे। इसे पढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसे समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है। तो इतने सारे शब्द होना किसी लिपि के अंदर, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है, इसलिए इसको पढ़ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग होता था। आप इस समय मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये बाट है, ठीक है, ये बाट है। और इसका प्रयोग संभवतः आभूषणों, मनकों को तोलने के लिए होता था। किसको तोलने के लिए होता था? आभूषण को तोलने के लिए। जैसे ज्वेलर्स की दुकान में जाते हो ना, कि जो भी ज्वेलर्स खरीदते हैं, आपकी मम्मी या बहन जो भी हैं, ज्वेलर्स की दुकान पे जब जाते हैं तो आपको पता है कि उनके पास भी एक छोटा सा तराजू होता है, तो उस पर वो बाट रखते हैं। तो आभूषण को तोलने में भी काम आते थे। उस समय बाट का प्रयोग होता था, यानी नाप तोल के चीज़ें दी जाती थी, तो आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए होता था। अच्छा, ये जो मानक जो मनके होते जो क्या कहते हैं बाट होते थे ना, ये बाट जो है चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कैसे? चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और बाटों के निचले मापदंड द्विधारी थे, यानी निचला जो हिस्सा था उसमें 2 धारियाँ हुआ करती थी। अच्छा, मनकों को तोलने के लिए भी क्या काम आता था? बाट का प्रयोग करते थे। और आभूषण, मनके भी आपको इस समय मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।